हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ भावना और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है भावना साइकोलॉजी क्लासेस। तो आज हमने जो बात करने वाले हैं, हमारा चैप्टर 4 कंटिन्यू चल रहा है और इसका हम पार्ट 3 के बारे में आज बात करेंगे, जिसमें हमारा क्या आता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर एक तो हम पढ़ेंगे एरिक्सन ने जो थ्योरी दी है स्टेजेस के ऊपर, उसके बारे में। और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं जो हमारी एडोलेसेंस जो स्टेज होती है उसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं एरिक्सन स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। जो एरिक्सन जी थे, जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने साइको सोशल पे एक थ्योरी दी थी। तो उसके बारे में उसने कौन कौन से स्टेजेस का जिक्र किया है उसमें हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका मैं अगर मोटा मोटा आपको बताऊं तो इसमें उन्होंने बात की है कैसे एक साइकोलॉजिकल जो टेंशन होते हैं, जो मेंटल स्ट्रेस होता है, हर एक स्टेज में क्या क्या होता है और क्या उनके मन में क्वेश्चंस आते हैं उस स्टेज में लेके कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और वो कैसा फील करता है, जो बच्चा होता है वो कैसा फील करता है। तो पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे जो पहली स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, कि किसी पे विश्वास किया जाए या नहीं किया जाए। तो ये हमारी जो स्टेज आती है ये आती है हमारी 0 to 1 ईयर, कि जब बच्चा मतलब पैदा होता है वो उससे 1 साल तक का जब होता है। तो उसमें कई जगह इस स्टेज को 0 to 24 मंथ भी देखा गया है कि 0 से लेके, जो एरिक्सन ने बात किया वो उन्होंने 0 to 24 मंथ की बात किया कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके 2 साल तक के बच्चे की ये बात की गई है। तो उसमें जो बच्चा होता है वो पूरी तरह से डिपेंड होता है, फीडिंग के लिए डिपेंड होता है, इमोशंस के लिए डिपेंड होता है। तो बच्चे को तब भूख लगती है तो वो रोने लगता है। तो उसका जो डिपेंडेंस होती है वो किस पे होती है, मदर पे होती है। तो वही अगर उनकी मदर केयरिंग है, उसको टाइम पे फीड करा रही है या फिर टाइम पे उसको मतलब कि केयर कर रही है उसकी, तो बच्चा जो होता है बच्चा उन पे ट्रस्ट करना सीखता है कि मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ इस पर्सन पे, ये मेरा केयर करते हैं, मेरे को अफेक्शन या प्यार दे रहे हैं, मेरी केयर कर रहे हैं। और अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं, अगर उनकी माँ उनको प्रॉपर केयर नहीं रखती है या बच्चा माँ के पास नहीं रह पा रहा है उस वक्त, हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो गया हो या फिर और कोई वजह हो सकती है, या फिर नैनी उनको वो कर रही है, उनकी केयर कर रही है, तो वो उतना अच्छे से नहीं कर रही है अगर, तो उनके अंदर जो फीलिंग आती है वो मिसट्रस्ट की आ जाती है कि मुझे इन लोगों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये होती है पहली स्टेज। नेक्स्ट हम जो स्टेज की बात करेंगे वो आती है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा 2 से लेकर 4 साल के बीच का है, वो ये सोचता है कि इट इज ओके टू बी मी, मतलब जो मैं हूं वो सही है, कि मैं जैसा हूं वैसा सही है या नहीं है। तो उसमें बच्चा क्या सीखता है, ये अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज भी होती है, इसमें बच्चा सीखता है कि टॉयलेट ट्रेनिंग करना, या फिर वो अपने आप पे ट्रस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, वो अपने आप से मतलब कपड़ों को पहन सकता है नहीं पहन सकता है, कि जैसा मैं हूँ वैसा सही है या फिर मुझे अभी भी डिपेंड रहना पड़ेगा और लोगों पे। तो ऑटोनॉमी का बात यह है कि जब बच्चा अपने आप कोई चीज इनिशिएटिव ले रहा है, कोई चीज कर रहा है और वो उसमें सक्सेस हो जाता है तो ऑटोनॉमी की स्टेज आती है। और अगर वो उसमें सक्सेस नहीं हो पा रहा, जैसे कि वो उसने कपड़े पहनने की कोशिश की लेकिन वो नहीं पहन पा रहा है, तो उसमें आती है शेम की स्टेज, वो अपने आप पे शेमफुल फील कर रहा है अपने आप में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी स्टेज आती है वो आती है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में क्या आता है कि बच्चा जब 4 से 5 साल के बीच में, जब वो उसने स्कूल स्टार्ट नहीं किया है, प्री स्कूल की जो स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट स्टेज। तो इसमें क्या होता है, बच्चा नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना सीखता है, नई नई टूल्स को यूज़ करना सीखता है। तो अगर वो इनिशिएटिव ले रहा है अपनी तरफ से कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ विदाउट हेल्प ऑफ अदर्स, कि पेरेंट्स की हेल्प के बिना या बाकी लोगों की हेल्प के बिना मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, अगर वो उसमें सक्सेसफुल हो जाता है, उस इनिशिएटिव में सक्सेसफुल हो जाता है तो वो बहुत प्राउड फील करता है। और अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता तो उसे लगता है कि नहीं मैं डिपेंड ही रहूँगा, वो गिल्ट फील करता है उस वक्त कि मैंने मतलब कि इनिशिएटिव लिया था लेकिन मैं कर नहीं पाया, तो उसमें वो गिल्ट फील करता है। तो ये होती है कि इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की स्टेज, इसको हम प्री स्कूल स्टेज भी बोलते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेज रहती है वो आती है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, ये होती है हमारी फोर्थ स्टेज। इसमें जो होती है ये इसको हम बोलते हैं स्कूल की जो स्टेज होती है, स्कूल एज में जो बच्चा होता है 5 से लेके 12 साल तक, मतलब कि फर्स्ट क्लास से लेके आप बोल सकते हो 6th या 7th क्लास तक। ठीक है, तो जो ये स्कूल एज होती है इसमें जो बच्चों के मन में आ जाता है वो आता है कंपटीशन की, और जो फीलिंग होती है वो उनके मन में आ जाती है कि मुझे बाकी लोगों के साथ compete करना है।
मुझे अपनी एक नई पहचान बनानी है और लोगों से अलग पहचान बनानी है। अगर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं तो वो अपना मतलब आइडेंटिटी अपनी बना पाते हैं, और अगर इसमें वो कामयाब नहीं हो पाते हैं, मतलब बाकी बच्चों से अगर वो अपने आप को कमतर महसूस करने लगते हैं, उनको लगता है कि नहीं मैं उनके साथ कम्पीट नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो इन्फीरियर फील करते हैं। ये स्टेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बच्चों में देखा गया है ये इन्फीरियरिटी की जो फीलिंग होती है ये बहुत बच्चों में उस वक्त डेवलप हो जाती है, जो लास्ट तक रहती है, अंटिल दैट तक। तो नेक्स्ट जो हमारी फिफ्थ स्टेज आती है वो आती है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। इसमें बच्चा होता है कि 13 से 19 साल के बीच की जो स्टेज आती है, जिसको हम टीन एज भी बोलते हैं। ठीक है, तो टीन एज में बच्चा बहुत सारी चीज़ों से, हार्मोनल चेंजेस से, बाकी चीज़ों से वो कॉप अप कर रहा होता है, उनके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं हो रहा है। तो उसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज देखा गया है। जो ये एज होती है उसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है। वो ये पहचानने की कोशिश करता है कि मैं एक्चुअल में हूँ कौन, मैं कौन हूँ और मुझे क्या बनना है। पहले तो वो अपनी आइडेंटिटी को मतलब पहचानेगा, अपनी आइडेंटिटी बनाएगा बाकी लोगों के बीच में कि मैं कौन हूँ। उसके बाद वो अपना एक गोल सेट करते हैं कि हाँ मुझे ये बनना है फ्यूचर में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन की जो स्टेज होती है, इसको ये होती है टीन एज हमारी 13 to 19 ईयर। इसमें बच्चा क्या करता है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना सीखता है। मतलब जो फैमिली होती है, फ्रेंड होती है, उससे अलग बच्चा जो होता है सोशली जो रिलेशनशिप है वो डेवलप करता है इस एज में। ठीक है, टीन एज में। अब नेक्स्ट जो स्टेज आती है, सिक्स स्टेज है, वो है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। मतलब लव एंड अफेक्शनशिप और अदरवाइज अलोन रहना, अकेले रहना। तो इस ये एज होती है हमारी 20 से लेकर 40 साल की जो एज होती है वो ये वाली एज होती है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। कई बार देखा गया कि 20 से लेकर 39 साल की 39 ईयर की एज को भी ये बोलते हैं। तो इसमें जो वो होता है अर्ली एडल्टहुड होती है ये एज, कि बच्चा एडल्टहुड में जाना स्टार्ट करता है। ठीक है, और उसमें टोटल एडल्टहुड आ जाता है। लेट एडल्टहुड तक हमने इसमें बात की है, जब तक वो मैच्योर हो चुका है, वो 40 साल की एज में पहुंच चुका है, तब तक हमने बात की है। इसमें इंक्लूड है 20 से 40 साल। तो इसमें जो इंसान होता है वो ये पर्सन है, वो क्या सोचता है कि उसको कोई लव एंड बिलोंगिंग्स वाली जो फीलिंग चाहिए होती है। मतलब उसको फैमिली चाहिए, इसमें अपनी फैमिली खुद की बसाने की सोचता है वो। इसमें रोमांस चाहिए और साथ में उसको चाहिए रिलेशनशिप, मतलब उसकी खुद की फैमिली हो, जिस मतलब लव एंड बिलोंगिंग्स की जो फीलिंग होती है वो उसको चाहिए होती है इसके अंदर। ठीक है, अगर उसको ये फीलिंग नहीं मिलती है, वो नहीं मतलब कि स्टार्टिंग से जो उसके रोल चल रहे हैं वो नेगेटिव चल रहे हैं, जैसे स्टार्टिंग में मिस्ट्रस्ट चला, नेक्स्ट वो इन्फीरियर फील कर रहा है, अगर वो ये फीलिंग उसकी ट्रस्ट वाली या फिर इन्फीरियरिटी वाली आगे चलती है, तो वो क्या करता है, वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाता फ्यूचर में। तो वो क्या करता है, अकेला रह जाता है, आइसोलेट रह जाता है। मतलब कि वो लव एंड बिलोंगिंग्स वाली जो फीलिंग होती है वो अगर वो अचीव नहीं कर पा रहा है, तो क्या होता है, वो आइसोलेट फील करता है, अपने आप को अकेला फील करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अगर वो रिलेशनशिप में नहीं आता है इस वक्त। नेक्स्ट हमारी जो स्टेज होती है वो आती है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। तो ये जो हमारी एज होती है वो होती है 40 to 65 और 40 to 64 एज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एडल्टहुड। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो इंसान है, जो पर्सन है, वो ऐसे काम करने की कोशिश करता है जो फ्यूचर की जो जनरेशन है उसको हेल्प हो सके, या फिर जो सोसाइटी है उसको वो हेल्प कर सके, किस तरीके से अपना नाम बना सके, या फिर कुछ ऐसा अचीव कर सके जिससे आगे आने वाली जनरेशन को फायदा हो। प्लस में वो क्या करना चाहता है कि अपने जो बच्चे हैं उनको भी उसमें सक्सेसफुल बनते हुए देखना चाहता है। अब उनकी जो नीड्स है उनको कम्प्लीटली पूरी करते हुए देखना चाहता है कि उसने अपने बच्चों को उस स्टेज में पहुंचा दिया है, या फिर वो चीज़ अचीव करने में हेल्प की है, हेल्प करना चाहता है। वो स्टेज ही आती है कि हमें अगर वो उसमें हेल्प करने में कामयाब हो जाता है अपने बच्चों को, या फिर फ्यूचर जो जनरेशन है उसको वो कुछ दे पाता है, तो वो बहुत ही जनरेटिव फील करता है। अदरवाइज वो स्टैग्नेशन का मतलब है कि अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप क्या हो जाते हैं, अलोन हो जाते हो, लेजी सा फील करते हो। ठीक है, कि मैं नहीं कर पाया, तो वो कुछ सदमा टाइप आप बोल सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं स्टैग्नेशन। ठीक है, ये ऐसा ना कर पाना, मतलब फ्यूचर की जो जनरेशन है उसके लिए कोई हेल्प ना कर पाना, या अपने बच्चों के लिए कुछ ना कर पाना, वो होती है फीलिंग ऑफ स्टैग्नेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो आती है वो आती है एट स्टेज, वो होती है इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर।
इसमें क्या होता है कि 65 की एज की बाद से लेके डेथ तक, इसको हम मैच्योरिटी एज भी बोलते हैं, ओल्ड एज भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसको वैसे मैच्योरिटी एज बोला है एरिक्सन जी ने। तो उन्होंने क्या बोला है कि इस एज में जो पर्सन होता है वो अपना रिफ्लेक्शन देखता है लाइफ का, वो ये जानना चाहता है कि मैंने क्या अचीव किया है लाइफ में, मैं सेटिस्फाई हूँ उस लाइफ से या नहीं हूँ, मतलब मैंने जो लाइफ में किया वो काबिल तारीफ है या नहीं है, मतलब कि जो किया है मैंने उससे मैं सेटिस्फाई हूँ या नहीं हूँ। मतलब अगर उसने ये लाइफ जी है, इतनी लंबी जो जर्नी उसने कवर की है, तो उसमें उसका कुछ यूज़ है उस लाइफ में या नहीं है, उसने क्या किया है लाइफ में, पूरी लाइफ में, तो उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो उसको दिखता है इस एज में। तो ये हमारी एरिक्सन जी ने जो दी थी थ्योरी साइको सोशल और डेवलपमेंट की, ये हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो हम स्टेज पढ़ेंगे, हम इससे पहले वाली क्लास में 3 स्टेजेस की हमने बात की थी। प्री नेटल स्टेज की बात की थी हमने, प्लस में हमने इन्फेंसी स्टेज की बात की थी, और हमने बात की थी एडोलेसेंस की, सॉरी चाइल्डहुड की। आज हम जो बात करने वाले हैं वो 4th स्टेज है जिसका नाम है एडोलेसेंस स्टेज, ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है कि स्टेज ऑफ लाइफ दैट बिगेन्स विद प्यूबर्टी व्हेन सेक्सुअल मैच्योरिटी और द एबिलिटी टू रिप्रोडक्शन इज अटेन। ये हमारी जो एज होती है इसको हम टीन एज भी बोल सकते हैं। एडोलेसेंस की जो एज होती है तब आपको पबर्टी जो है आ जाती है आपके अंदर, और आप इतनी क्षमता हो जाती है आपके अंदर कि आप रिप्रोडक्शन करने के योग्य हो जाती है आपकी बॉडी, ठीक है। तो इस एज को हम बोलते हैं एडोलेसेंस स्टेज या पबर्टी एज भी बोलते हैं, और टीन एज भी बोला जाता है। तो जितने भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो इस दौरान होते हैं, ठीक है। इसमें क्या आता है कि इस एज में बायोलॉजिकल और साइकोसोशल साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, और फिजिकल चेंजेस आते हैं, और फिजिकल चेंजेस जो होते हैं हर बच्चे के सेम होते हैं, ठीक है। लेकिन जो साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो सबकी जर्नी पे डिपेंड करते हैं, मतलब कि जितने भी और पर्सन है या जितने भी एडोलेसेंस में टीन एज में जो बच्चे हैं उनके अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, जो साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस होते हैं। बाकी फिजिकल एक्सपीरियंस जो बॉडी के मतलब बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं इस वक्त। तो इसमें हमने जो बात करनी है वो हमने बात करनी है फिजिकल डेवलपमेंट की। तो जो फर्स्ट हमने एडोलेसेंस स्टेज में हम बात कर रहे हैं, जो फर्स्ट डेवलपमेंट है वो है फिजिकल डेवलपमेंट। तो इसके अंदर क्या आया कि प्यूबर्टी एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी इसके अंदर आ जाती है, मतलब कि आपका जो बॉडी होती है, आपकी बॉडी होती है वो रिप्रोडक्शन के लिए इसमें रेडी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या आता है कि हॉर्मोन्स जो है वो रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है हॉर्मोन्स रिलीज का, कि आपके जो फेशियल हेयर आ जाता है, डीपनिंग ऑफ वॉइस आ जाती है, ठीक है, और भी बाकी सारे मतलब कि और जो फिजिकल चेंजेस भी आते हैं। और गर्ल्स में क्या चेंजेस आते हैं कि उनकी हाइट अचानक से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और उनका जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है वही मेंस्ट्रुएशन जो स्टार्ट हो जाता है इस वक्त, और इसको हम मेनार्क भी बोलते हैं, मेनार्क MENARCHE, मतलब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होना, ठीक है, उसको हम मेनार्क भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे साइकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट होती है एक बच्चे के अंदर वो क्या क्या होती है, ठीक है। जो साइकोलॉजिकल जो बच्चा होता है वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, वो जो अपोजिट सेक्स का या अपोजिट जेंडर होता है उसके अंदर वो इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देता है, मतलब वो सेम जेंडर से ज़्यादा अपोजिट सेक्स में या अपोजिट जेंडर में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। मतलब कि अगर अपोजिट जेंडर की टीचर होगी तो उसको वो बड़े ध्यान से सुनेगा, या फिर फ्रेंड सर्कल में भी जो गर्ल्स होंगी वो बॉयज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जो बॉयज़ होते हैं वो गर्ल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। जो सेक्सुअल फीलिंग होती है उनके अंदर वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, और वो इन मैटर्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और नेक्स्ट कि अपने अंदर हुए चेंजेस को वो एक्सेप्ट करना उनके लिए एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है इसके अंदर, क्योंकि इस वक्त जो एडोलेसेंस स्टेज होती है, पबर्टी होती है, उसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से आपके मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और बाकी सारी जो फिजिकल डेवलपमेंट होती है वो भी अलग अलग तरह की हो रही होती है। तो बॉडी उसमें एडजस्ट करने की उस वक्त कोशिश कर रही होती है, तो ये उनके लिए एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है कि उन्होंने ऐसा पहले कभी फील नहीं किया होता, तो उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे एडजस्ट करना है उन सब चीज़ों के साथ, वो थोड़ा उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसी के अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि बच्चा जो है वो बिकम मोर एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल, वो मतलब कि लॉजिकल थिंकिंग उनकी ज़्यादा चालू हो जाती है, क्रिटिकल सोच पाते हैं, मतलब कोई भी चीज़ है उसका मतलब कि लॉजिकली सोच पाते हैं, चीज़ों को अलग नज़रिए से देखना वो चालू कर देते हैं, ठीक है। उनके खुद के जो थॉट होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। मतलब अभी तक बच्चा क्या कर रहा था इससे पहले के स्टेज में कि जैसे उनके पेरेंट्स बोल रहे थे कि ऐसे करना है तो वो ऐसे ही कर रहा था, जो पेरेंट्स ने बोला ये सही है ये गलत है वो उस पर उन चीज़ों पे बिलीव कर रहा था। लेकिन इस एडोलेसेंस स्टेज में क्या होता है कि बच्चों के जो खुद की थॉट्स होते हैं
वो खुद की उनकी थिंकिंग इतनी डेवलप हो जाती है कि वो अपने माइंड में ये सेट कर सके कि हाँ भी अपने खुद के थॉट्स बना सके कि क्या सही है क्या नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, एक तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, एक दुनिया का पॉइंट ऑफ व्यू है और मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उस चीज़ में आ जाती है उनकी जो स्टेज होती है। ठीक है, तो वो दूसरों की थिंकिंग से अपनी थिंकिंग को कंपेयर करना सीखते हैं कि क्या जो सामने वाले बोल रहे हैं वो ठीक है, या फिर जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक है, या फिर कोई तीसरा ही सच है। ठीक है, वो कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कि आपने उनको कुछ बोला, फ्रेंड्स ने उनको कुछ बोला, और उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उन तीनों में फ़र्क करना, कंपेयर करेंगे, और जो उनको बेस्ट लगेगा वो उसको अपनाएंगे। और पॉसिबल होता है कि वो अपने ही थॉट्स को अपनाएं। ठीक है, प्लस में वो सिस्टमेटिकली किसी भी चीज़ को सॉल्व करना सीख जाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करना सीखते हैं वो इस एज में। प्लस में वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। सेल्फ कॉन्शियस का मतलब है कि अगर आप जो टीनेज होती है उसमें अगर आपकी शर्ट पे इंक गिर जाती है तो वो उनका ये होता है, वो ये इमेजिन करना स्टार्ट है, नहीं यार ये गंदा लग रहा है मेरे पे, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे को सबसे हटके रहना है। सेल्फ कॉन्शियस होना मतलब अपने बारे में ज़रूरत से ज़्यादा अधिक सोचना। वो अपने बारे में एकदम सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं अपने को लेके कि नहीं, मुझे हर चीज़ में परफेक्ट दिखना है, मुझे दुनिया से हट के दिखना है। ठीक है, वो चीज़ उसमें आ जाती है। प्लस में ईगो सेंट्रिज्म उनके अंदर आ जाता है कि कोई हमें, ईगो सेंट्रिज्म का मतलब है कि उनको ये फीलिंग उनके अंदर आने लग जाती है कि कोई हमें नहीं समझता। कि जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो कहीं ना कहीं इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। वो लोग ये समझते हैं कि फ्रेंड्स के साथ जैसे उनकी लड़ाई होगी तो उस वक्त वो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल मतलब फील करते हैं। जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, उनको ये लगता है नहीं यही मेरा सब कुछ था और इन्होंने मेरे को छोड़ दिया, इसका मतलब मैं तो गया। मतलब उनका मतलब दिल पे एक बोझ सा हो जाता है। और अगर उनसे उस वक्त कोई भी बात करते हैं, पेरेंट्स उनसे बात करते हैं या कोई भी बड़ा उनसे बात करने की कोशिश करता है उस बारे में, तो उनको लगता है कि नहीं, जो मैं फील कर रहा हूँ वो मैं ही समझ सकता हूँ, कोई दुनिया वाले मेरी बातों को नहीं समझ रहे। कि वो उस वक्त इमोशनल जो थॉट्स होते हैं उस पर हावी हो जाते हैं बजाय कि प्रैक्टिकल। और जो पेरेंट्स होते हैं वो प्रैक्टिकल वे में उनको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इमेजिनरी ऑडियंस। इसमें दो चीज़ें दी गई हैं, इमेजिनरी ऑडियंस और पर्सनल फेबल्स। इमेजिनरी ऑडियंस होती है जैसे कि इस वक्त क्या होता है कि बच्चे जैसे सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, तो जैसे कि उनकी शर्ट पे इंक गिर गई है तो वो बच्चा क्या सोचेगा कि इसको सब नोटिस कर रहे हैं। उसके माइंड में ये चीज़ आएगी, मतलब सामने वाला बंदा उसको नोटिस करेगा या नहीं करेगा वो अलग बात है, कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब कि लेकिन आपके मन में ये आता है कि नहीं यार मेरी इंक पे मेरी शर्ट पे इंक गिरी हुई है तो सब मेरे को नोटिस करेंगे। वो एक अपनी ही ऑडियंस जो होती है उसको इमेजिन करके चलता है कि लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मुझे देख रहे हैं। उसके माइंड में यही चीज़ दौड़ती रहती है। अगर उसकी मतलब कपड़ों को कुछ हो जाता है कि मेरे को सब लोग देख रहे हैं तो उसके माइंड अलग तरीके से चलता है। इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी ऑडियंस, की खुद की ही ऑडियंस इमेजिन करके चलना। नेक्स्ट जो फेज है वो है, नेक्स्ट जो चीज़ है पर्सनल फेबल्स। पर्सनल फेबल्स का मतलब है कि अपने ही फेरी टेल्स के अंदर जो मतलब कि स्टोरी, जो इमेजिनेटिव स्टोरी होती है, फेरी टेल्स होती है, उसके अंदर जीना। मतलब आप अलग ही दुनिया में जी रहे होते हो जो कि प्रैक्टिकल दुनिया से, रियलिटी की दुनिया से अलग होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं पर्सनल फेबल। ये भी चीज़ें इसी एज में, एडोलेसेंस स्टेज में आती हैं। लड़कियों के साथ भी देखा गया है, वो मतलब कि फेरी टेल्स वगैरह के बारे में, प्रिंसेस वगैरह के बारे में बात करती है, उनकी तरह इमेजिन करती है कि हर चीज़ इस तरीके से होनी चाहिए जो कि रियलिटी की दुनिया से अलग होती है। ठीक है, अब इस एज में जो बच्चे सीखते हैं वो खुद की अलग पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। आइडेंटिटी इज अब फॉर्मिंग एन आइडेंटिटी, खुद को पहचाना, वो खुद की पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी बेसिकली होती क्या है? तो आइडेंटिटी इज हु यू आर, व्हाट योर वैल्यूज आर एंड कमिटमेंट एंड बिलीव्स आर। ठीक है, आप क्या हो, आप क्या बनना चाहते हो और आपकी क्या कमिटमेंट है खुद से, वो होती है आपकी आइडेंटिटी। ठीक है, आपने खुद को पहचान लिया है। नेक्स्ट आते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स, जो पेरेंट्स के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो झगड़े जो होते हैं या फिर बात बात पे मनमुटाव होना, वो इस एज में ज़्यादा हो जाता है। कैसे ज़्यादा हो जाता है? क्योंकि आप इमोशनली सोचते हो और पेरेंट्स जो होते हैं वो प्रैक्टिकली सोचते हैं। वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन आप उस वक्त समझना नहीं चाहते कि आपके इमोशनल थॉट्स जो होते हैं, मतलब कि आपका दिल आपके दिमाग पर हावी हो जाता है। ठीक है, तो इस वक्त क्या होता है, जो डिटैचमेंट की जो फीलिंग आती है पेरेंट्स का, डिटैचमेंट, एक तो हमने सुना था अटैचमेंट, अटैचमेंट को उल्टा होता है डिटैचमेंट, कि अपने पेरेंट्स से आप दूर होने लगते हो कहीं ना कहीं। उस वक्त आपको ये फीलिंग आती है कि नहीं ये लोग मुझे नहीं समझते, मैं कहीं और चला जाऊँ या इनसे दूर हो जाऊँ। तो उस वक्त ज़रूरत है पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें। ठीक है, वो जैसा सोच रहे हो उनको बोलो कि हाँ ये सही है, लेकिन
उनको कहीं न कहीं आपको इमोशनली तरीके से उनको गाइड करना पड़ेगा, इमोशनली आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल होके उनको सपोर्ट मत करो, या डाँटना नहीं है आपने उस एज में उनको, कि नहीं जो आप कर रहे हो गलत है, या फिर आप ऐसा कर रहे हो, या ऐसे कैसे चलेगा। उनको मतलब डाँटोगे जितना उस वक़्त, तो इमोशनल थॉट उन पे उतने ही ज़्यादा हावी होंगे, उन्हें लगेगा कि आप उन्हें नहीं समझ पा रहे हो। तो उस वक़्त अपने बच्चे का दोस्त बनना है आपने, उनको डाँटना नहीं है, ठीक है? या फिर उनको ऐसे नहीं करना है कि घर से निकल जाओ, या फिर मतलब कि इसको सज़ा मिलेगी, या फिर नहीं खा रहा है खाना, कोई बात नहीं है, मत खाने दो। तो उस वक़्त थोड़ा-सा आपको पेशेंसफुली आपको उसको काम डाउन करने की कोशिश करनी है। ज़्यादातर जो सुसाइड्स होती हैं या सुसाइडल थॉट्स आते हैं, वो इसी एज में आते हैं, कि बच्चे पहले ही इतनी सारी चीज़ों से डील कर रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, इमोशनल चेंजेस हो रहे हैं, इमोशनल थॉट्स उन पे हावी हो रहे हैं, वो खुद की आइडेंटिटी बना रहा है अलग तरह से। और उस वक्त अगर कोई डिटैचमेंट वाली जो फीलिंग्स आनी स्टार्ट हो जाती है उनको, कि उनको कोई भी अंडरस्टैंड नहीं करे, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो वो जो उनके अंदर है इन्फीरियरिटी या डिस्ट्रेस वाली या स्ट्रेस वाली जो फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको ज़रूरत है वो अपने बच्चे के साथ कोऑपरेट करने की, उस वक्त उनको समझने की, उनको काम डाउन करने की। तो अपने बच्चे के दोस्त बनना है आपने उस वक्त, ठीक है, कि उसको कोई गाइड करने वाला हो, जिसकी बात वो सुने। अगर आप उस पर मतलब एरोगेंटली या एग्रेसिव बिहेव करोगे उसके साथ, तो बच्चे आपकी बात सुनना बंद कर देंगे। अगर आप प्यार से उनको डील करोगे, उनके फ्रेंड्स की तरह उसको डील करोगे, तो हो सकता है वो आपकी बात माने। तो बच्चे इस वक्त आइडेंटिटी क्राइसिस या कंफ्यूजन रोल से डील कर रहे होते हैं। अगर वो लड़ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं लड़ पाए तो वो खुद को आइसोलेट फील करते हैं, ठीक है। तो इस वक्त बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए, उनका खुद का व्यू पॉइंट बनाने में उनकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, उनके फ्रेंड्स बनना चाहिए। एंड नेक्स्ट जो आता है कि इसी एज में जो डेलिक्वेंसी देखने को मिलती है। डेलिक्वेंसी क्या होती है? डेलिक्वेंसी होती है वैरायटी ऑफ सोशल अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, लीगल ऑफेंसेस हो गए, क्रिमिनल एक्ट्स हो गए, या फिर घर से भाग जाना, चोरी करना, ठीक है। इस तरह की चीज़ों को हम बोलते हैं, जो कि सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं होते, उनको हम बोलते हैं डेलिक्वेंसी, ठीक है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनके अंदर डेलिक्वेंसी और डेवलप हो जाती है, वो नेगेटिव आइडेंटिटी बना लेते हैं अपनी, ठीक है। और क्या होता है कि उनका जो ट्रस्ट होता है खुद पे, वो डिक्रीज होने लगता है। पेरेंट्स की जो सपोर्ट ना होना, वो उसका एक मेन रीज़न होता है। तो अगर पेरेंट्स की सपोर्ट होती है आपके साथ, अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ उस वक्त फ्रेंडली बिहेव करते हैं, आपको समझते हैं, आपको काम डाउन करने की कोशिश करते हैं, तो बच्चा इन चीज़ों से डील मतलब कि कर लेता है इजीली। इन चीज़ों को मतलब कि आइडेंटिटी क्राइसिस जो उसके मन में चल रहा है, उससे वो डील कर पाता है, और वो नेगेटिव चीज़ों में नहीं जाता, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को नेगेटिव नहीं बनने देता। नेक्स्ट इसमें आता है, वो आता है सब्सटेंस अब्यूज़। सब्सटेंस अब्यूज़ क्या होता है? स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या ड्रग्स जैसी चीज़ों का सेवन करना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सब्सटेंस अब्यूज़। तो एडोलेसेंस जो स्टेज होती है, उसके अंदर जो बच्चा हो जाता है, वो क्या करता है, इन चीज़ों का सेवन करना स्टार्ट कर देता है। और इनको वो सोचते हैं कि ये स्ट्रेस से बचने के लिए, या फिर स्ट्रेस के साथ कॉप अप करने के लिए ये ज़रूरी है। तो उनकी लाइफ में ये चीज़ें क्या बन जाती हैं, ज़रूरी बन जाती हैं, इन चीज़ों की जगह बन जाती है अब उनकी लाइफ में। और जिसकी वजह से, इन चीज़ों का सेवन करने की वजह से क्या होता है कि जो उनका एग्रेसिव नेचर होता है, गुस्सा ज़्यादा आना, या फिर एनजाइटी आना उनके अंदर। एनजाइटी के अंदर मेन सिम्टम होता है कि हाथों के अंदर मतलब कि बहुत अच्छा नेचर चल रहा है उस वक्त, मतलब कि वेदर भी अच्छी है, लेकिन आपके हाथों के अंदर पसीना आ रहा है। आप जो इजीली और जिस टास्क को कर सकते हो, डे टू डे एक्टिविटीज जो होती है, उनको आप अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हो। इवन जैसे कि बेल्ट लगाना, बेल्ट भी नहीं लगा पा रहे हो, वो होती है एनजाइटी की सिचुएशन, ठीक है। प्लस में आपका जो बिहेवियर होता है वो डिप्रेसिव हो जाता है, और जो आप लो सेल्फ एस्टीम फील करते हो उस वक्त, ठीक है, मतलब आत्मसम्मान आपका जो होता है वो लो फील करते हो आप। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि पेरेंट्स के साथ अगर अच्छी बॉन्डिंग हो, तो आप इन सब चीज़ों से डील कर पाओगे, इन सब चीज़ों में नहीं पड़ोगे, सब्सटेंस अब्यूज से बच पाओगे, डेलिक्वेंसी से बच पाओगे। नेक्स्ट इसमें आ जाता है ईटिंग डिसऑर्डर। तो एडोलेसेंस स्टेज में बच्चे ईटिंग डिसऑर्डर्स उनको हो सकते हैं। जो फर्स्ट ईटिंग डिसऑर्डर है उसका नाम है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होती है कि ये ईटिंग डिसऑर्डर है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो लड़कियों में ये ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, ये दोनों डिसऑर्डर। उसमें लड़कियाँ ये सोचती है कि ये फूड खाने से आप स्लिम हो जाओगे, तो वो ट्राई करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा डाइट करने का, मतलब स्लिम होने का वो ट्राई करती हैं इसमें। तो वो क्या करने लगती हैं कि ये स्लिमिंग फूड जो होता है वो उसको ज़्यादा खाने लगती है, जो कि उनकी हेल्थ पे नेगेटिव अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे इसमें जो आता है वो होता है बुलिमिया। बुलिमिया भी एक ईटिंग डिसऑर्डर है, जिसके अंदर क्या होता है, बिंज एंड पर्ज ईटिंग का आ जाती है। बिंज एंड पर्ज ईटिंग का मतलब है कि आपने पहले बहुत ज़्यादा खा लिया,
स्ट्रेस में आपने बहुत ज़्यादा खा लिया, फिर आप सोचते हो कि नहीं आपने बहुत ज़्यादा खा लिया, आपको तो स्लिम होना है, आपको पतला होना था, तो आपको क्या करते हो, ज़बरदस्ती आप वॉमिटिंग करने की कोशिश करते हो, उसको निकालने की कोशिश करते हो, जिससे आपके अंदर जो होते हैं वो हार्मोन्स वगैरह वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, आपको नेगेटिव आपकी हेल्थ कंडीशन हो जाती है उससे, ठीक है। क्योंकि ज़बरदस्ती कभी भी वॉमिटिंग करनी नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो बिंज एंड पर्ज ईटिंग इसके अंदर आती है कि आपने मतलब बहुत ज़्यादा खा लिया और फिर आप उसको कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे हो वॉमिटिंग करके, ठीक है। तो ये हमारी थी एडोलेसेंस स्टेज। जो नेक्स्ट स्टेज है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए। धन्यवाद, थैंक यू।